Good morning. Welcome to the next class of RCC, and today we'll start with retaining walls. Retaining walls are structures used to retain earth or loose material which would not be able to stand vertically by itself. The retained material exerts a push on the structure and this turns to overturn or slide it. बेसिकली रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी लूज मटेरियल को विथस्टैंड या अपहोल्ड करने के लिए बनाया जाता है। ये लूज मटेरियल ऐसा होता है जो अपने सेल्फ के फोर्स पे नॉर्मल वो विथस्टैंड नहीं कर सकता, कुछ हमें चाहिए होता है सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर, तो इसी को रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है, मेनली रिटेनिंग वॉल सॉइल को रिटेन करने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन अगर स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल की भी वॉल है, एक तरफ वाटर रहता है, एक तरफ सॉइल होती है, तो बेसिकली वाटर को रिटेन करने के लिए अलग अलग मटेरियल को भी रिटेन करने के लिए अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो रिटेनिंग वॉल की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉमन तो आती है आपकी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बनती है और ये इसका मेन एम होता है कि ये अपने ग्रेविटी के लोड से, मतलब अपने हैवी लोड से ये मास इस सॉइल को रेजिस्ट करती है और इसमें हम रेनफोर्समेंट नहीं करते, ये अपने मास कंक्रीटिंग करते हैं और अपने खुद के लोड से ही ये सारा जो अर्थ मटेरियल है उसको रिटेन करती है। सेकेंड होती है हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। Cantilever retaining wall is the most common type of retaining wall. It consists of three components: vertical wall, heel slab and toe slab. Each of the three components act as a cantilever beam. ठीक है, तो stability is provided by the weight of the earth on the base and weight of the retaining wall. इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्या होती है? कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एक कैंटिलीवर एक्शन पे बेस करती है जिसमें स्टेम, हील और टो, इसे ये एक रिटेनिंग वॉल है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही हम पढ़ेंगे और इसी के न्यूमेरिकल्स आएंगे। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल सबसे पहले तो इसके पार्ट समझ लीजिए। ये जो इसका टॉप पार्ट है इसको स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो ये होता है ये बेस स्लैब कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है वो बेस स्लैब कहलाता है। ये टो तो मेंशन नहीं है, टो स्लैब होती है। ये इस पार्ट से इधर की पार्ट को टो स्लैब बोलते हैं, इस पार्ट के इधर से स्लैब को हील स्लैब बोलते हैं। ये हमारा सरचार्ज मटेरियल है यानी सॉइल है और इस साइड हमारा ओपन एरिया है, इधर से भी हमारा सॉइल एरिया होता है और ये बेसिकली हमारी फाउंडेशन होती है। ये फाउंडेशन, ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन होती है। तो ये एक बेसिकली प्योर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हील, टो और स्टेम तीनों ही कैंटिलीवर एक्शन में होते हैं, मतलब एक तरह से रेनफोर्समेंट होता है। ये जो कैंटिलीवर एक्शन में होता है ये कुछ इस तरह से बेंड होता है। ठीक है, तो हम इसमें हील में रेनफोर्समेंट टॉप पे देते हैं, है ना। स्टेम में स्टेम कुछ इस तरह से इधर की तरफ बेंड करेगा, है ना। तो इस स्टेम में हम मेन रेनफोर्समेंट होते रहते हैं, वो इस साइड देते हैं, मटेरियल की साइड देते हैं। और जो टो होता है, तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, तो इधर टेंशन आएगा तो बॉटम पे हम रेनफोर्समेंट देते हैं। तो इस तरह से होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अभी हम देखेंगे मेन रेनफोर्समेंट, बाकी शिंकर रेनफोर्समेंट तो हर जगह प्रोवाइड करा ही जाता है, वो भी देखेंगे टाइप्स ऑफ। ये तो अभी टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल डिस्कस कर रहे हैं ना। नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल भी एक रिटेनिंग वॉल का ही पार्ट है। इन अ काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल स्लैब एंड द हॉरिजॉन्टल स्लैब, that is the heel and toe, are tied together by counterforts. Counterforts are traversed walls spaced at certain intervals and act as a tension ties to the support the vertical wall. बेसिकली होता क्या है कि काउंटर रिटेनिंग वॉल में जब हमें रिटेनिंग वॉल की हाइट ज़्यादा हमें थोड़ी प्रोवाइड करनी होती है तो हम बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं उसके अर्थ के, तो उसको काउंटर करने के लिए हम एक काउंटर फोर्स बनाते हैं रेगुलर इंटरवल पे, जो कि हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं टॉप ऑफ द स्टेम को हील स्लैब से, है ना। इस तरह से एक स्टेम को ऐसे, ये आपका वो ऊपर से प्लान दिख रहा है, टॉप ऑफ द स्टेम है, उसको हमने एक रेगुलर काउंटर वेट से एक स्मॉल डिस्टेंसेस पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया इससे। अब क्या होगा, ये बैकफिल साइड से हो रहा है, इधर आपका सॉइल है, तो क्या होगा, ये जो बैकफिल होगा, ये आपका मटेरियल जो है वो क्या होगा, वो इस तरफ सेंड करना चाहेगा। तो ये जो आपकी काउंटर फोर्स हैं, ये बेसिकली टेंशन की तरह, टेंशन टाइज की तरह काम करते हैं और ये अपहोल्ड यानी होल्ड करके रखते हैं इस वर्टिकल वॉल को। तो इस तरह से काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल
काम करती है, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देती है बेसिकली रिटेनिंग वॉल को, तो ये ज़्यादा मटेरियल बियर कर पाती हैं। इसी तरह बटरेस रिटेनिंग वॉल होता है। बटरेस रिटेनिंग वॉल जस्ट काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल का उल्टा होता है। बटरेस रिटेनिंग वॉल इज सिमिलर टू द काउंटरफोर्ट वॉल एक्सेप्ट that the traverse walls are located on the side of the vertical wall opposite to the retained material and act as a compression tests। अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, जो पहले यहाँ पे जो टाइज थी जो हमने कनेक्शन किए थे हैं टो हील ऑफ द स्लैब से, अब हम टो से कनेक्ट कर देते हैं, और टो से कनेक्ट सेम वही चीज़ है। पहले जो यहाँ इस तरह से अगेन जो मटीरियल वॉल, तो वो जो सरचार्ज होता है वो हमेशा वॉल को अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ना, तो इस तरह से यहाँ पे जो अब जो बटरेस रिटेनिंग वॉल में है, जो टाइज हैं ये कंप्रेशन स्टड्स की तरह काम करती हैं, टेंशन स्टड्स की तरह नहीं काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं इस टाइप को बटरेस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और भी टाइप्स होते हैं उसमें नहीं जा रहे, बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट मेनली इतने इंपॉर्टेंट है। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल भी आपके सिलेबस में है, वो आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बेसिक है। हम अभी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ही पढ़ेंगे। आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी होता है, बस यही है और कुछ नहीं। फोर्सेस ऑन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, देखिए काम वही है, फॉर्मूले सारे वही हैं, मेथड वही है कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें फोर्सेस निकालने हैं, और उस फोर्सेस को रीइंफोर्समेंट वाले इक्वेशन में रख के रीइंफोर्समेंट निकाल देना है, डेप्थ निकाल देना है, डायमेंशन निकाल देना है, टिपिकल आरसीसी है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें पहले तो पता करना है ना फोर्सेस कौन से लगते हैं, तभी तो आप फोर्सेस को इक्वेट करोगे मूवमेंट से, और बेंडिंग में निकालोगे, और उससे डेप्थ निकालोगे, फिर रीइंफोर्समेंट निकालोगे। तो लेट्स सी कि फोर्सेस कैसे होते हैं। तो पहला है द लैटरल फोर्स पी ए ड्यू टू द अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्टिंग एट अ हाइट h/3 फ्रॉम बेस। आपने पढ़ा होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, ये बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट होता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि जो सरचार्ज होता है जिस साइड है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल को मूव कराने का जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना, जो उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करे। और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? पैसिव अर्थ यानी इधर से साइड से जो लग रहा है ना, ये प्रेशर, ये होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? पैसिव अर्थ प्रेशर जो वॉल को रिटेन करना चाहता है, उसको स्टैंड करना चाहता है, उसको ओवरटर्न होने से बचाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो मटेरियल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसको बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर में। ये जो होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ये स्ट्रेट लाइन होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म होता है। इन सबसे मैक्सिमम के ए गामा एच होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर आपने पढ़ा होगा, हाँ, तो ये होता है के ए गामा एच से 0 तक ऊपर तक वैरी करता है। टोटल वैल्यू एक्टिव प्रेशर की के ए गामा एच स्क्वायर होती है, मतलब इसका एवरेज कर दिया के ए गामा एच इंटू h/2, तो बेसिकली के ए गामा एच स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो द लैटरल फोर्स पी ए ड्यू टू द एक्टिव प्रेशर एक्टिंग एट h/3 फ्रॉम द बेस। h/3 ये कहाँ पे एक्ट करेगा? मोमेंट अगर निकालना हो तो ये पूरे ट्रायंगुलर है, तो जाहिर सी बात है नीचे से h/3 फ्रॉम द बेस पे एक्ट करता है। क्या हो गया? लैटरल फोर्स, द लैटरल फोर्स पी, इसको लैटरल फोर्स पी बोलते हैं। नेक्स्ट, वेट ऑफ द अर्थ सपोर्टेड बाय द हील, W1। अब देखिए ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये क्या है? ये इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब क्या है, जो ये पोर्शन ऑफ द वेट है, जो ये पोर्शन ऑफ द वेट है W1 से शो हो रहा है, ये पोर्शन ऑफ द वेट भी जो है वो रिटेनिंग वॉल पे एक्ट करेगा, है ना, और उसको ओवरटर्न होने से बचाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वेट है, इसकी भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये और जैसे हमें ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की तरह होता है ना, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की तरह ये भी इस वेट को ऐड ऑन करता है, तो हमारे लिए अच्छा वेट होता है, ये ओवरटर्न करने से बचाता है। लेकिन इसके लिए भी हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि बेस स्लैब भी पे भी तो ये वेट आएगा ना, तो उसको भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि वेट ऑफ द अर्थ सपोर्टेड बाय द हील स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट है वेट ऑफ स्टेम। वेट ऑफ स्टेम आपको पता है W2, जो ये स्टेम है, स्टेम का वेट होता है उसको W कहते हैं, तो ये भी एक वेट है जो उसको हमें निकालना होता है। फिर आता है वेट ऑफ बेस स्लैब, इसको बेस स्लैब बोलते हैं, जो टोटल हील से टो तक का जो एक स्लैब होती है ना, इसको बेस स्लैब बोलते हैं। ठीक है, in addition to the above forces there is a weight of the earth retained above the toe, है ना, तो weight of the earth retained above the toe W4 भी होता है, बहुत कभी कभी इसको निगलेक्ट भी कर देते हैं। एंड द पैसिव अर्थ प्रेशर PPH,
पैसिव अर्थ प्रेशर जो आपसे अर्थ तो इधर से भी रिटेन हो रही है, थोड़ी बहुत अर्थ इधर से भी रिटेन हो रही है, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ये पैसिव अर्थ प्रेशर है जो अर्थ को इधर से लगता है आपको रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली 4 तरह के फोर्सेस हैं और प्लस एडिशनल फोर्सेस इधर वेट ऑफ द रिटेन मटेरियल ऑन द अदर साइड एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। अब एक और क्राइटेरिया होता है जो कि हमें रिटेनिंग वॉल में चेक करना होता है, जो कि बेसिकली ओवरटर्निंग ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ये बेसिकली चेक्स होते हैं जो लगाने पड़ते हैं। जो रिटेनिंग वॉल है हमारी वो 3 क्राइटेरियाज में फेल कर सकती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है ओवरटर्निंग, यानी ओवरटर्न न कर जाए हमारी रिटेनिंग वॉल, इसको हमें इंश्योर करना पड़ता है वाइल डिजाइनिंग। इससे सेफ तो है लेकिन वो जो लैटरल अर्थ प्रेशर लग रहे हैं उसकी वजह से वो ओवरटर्न न कर जाए। तो इसके लिए द रिटेनिंग वॉल इज सब्जेक्टेड टू ओवरटर्निंग मोमेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ लैटरल फोर्सेस डेवलप्ड ड्यू टू लैटरल अर्थ प्रेशर which tries to overturn the wall about the toe end। मतलब about the toe end यानी इस एंड के अराउंड, ये टो एंड होता है, ये हील एंड होता है। ठीक है, तो इस एंड के अराउंड अगर इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो ये लैटरल ओवरटर्निंग होता है, ओवरटर्निंग मूवमेंट होता है। तो ओवरटर्निंग मूवमेंट हम निकाल लेते हैं। ओवरटर्निंग मूवमेंट क्या होगा? ओवरटर्निंग होगा यही वाला मूवमेंट कि ये जो फोर्स है ये पी ए एच लग रहा है ना, ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये पी एच लग रहा है और कहाँ से लग रहा है? ये h/3 पे लग रहा है ना, ये h/3 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा? पी ए एच इंटू h/3, तो पी ए एच इंटू h/3, पी एच कितना? हाफ इंटू के इंटू गामा एच इंटू एच इंटू h/3। ठीक है, तो ये सिंपल पी ए एच ओवरटर्निंग मोमेंट है एम ए के ए इन गामा एच क्यूब बाय 6। ठीक है, के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, फिर क्या है? द रेजिस्टिंग मोमेंट। अब जैसे ओवरटर्निंग बात हो गई, ठीक है, अब ओवरटर्निंग इस मोमेंट, इस जो ओवरटर्न हो रहा है ना, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टिंग मोमेंट भी होता है। रेजिस्टिंग मोमेंट कहाँ से आया? रेजिस्टिंग मोमेंट जो इस वॉल को जितना इस वॉल का वेट होगा, जैसे W1 है, W2 है, W3 है, इसके इन सब का वेट जो रिएक्शन मोमेंट देगा इसको इस तरह से, है ना, इसके वेट की वजह से एक नीचे से सॉइल की वजह से एक रिएक्शन मोमेंट आएगा ना, तो इसको अपहोल्ड करने का कोशिश करेगा। उसको बोलते हैं कि रिएक्टिव मोमेंट। जैसे ये ओवरटर्न कर रहा है, ये इसको कंट्रोल करेगा, ओवरटर्न नहीं है हो वो। दो क्या होता है? द रेजिस्टिंग मोमेंट MR इज प्रोवाइडेड बाय द बैकफिल वेट, यानी बैकफिल वेट मतलब ये वाला वेट है ना, backfill weight and self weight of the retaining wall. If sigma W is the resultant vertical load MR, then MR resultant वो resisting moment क्या हो जाएगा? WU sigma W total vertical load into x bar। ठीक है, x bar है, x bar is the position, जैसे नॉर्मल है, position of the resultant vertical load from the toe end। जैसे ना सारे वेट का इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, इसका रिजल्टेंट फ्रॉम द टो एंड अगर इस साइड से निकालें तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ये तो इसका रिजल्टेंट है फ्रॉम द टू एंड, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एक्स बार। ठीक है, तो ये रेजिस्टिंग मोमेंट हो गया, ये रेजिस्टिंग मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? एज पर IS 456/2000 क्लॉज 20.1 फॉर द चेक फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, मतलब हमें स्टेबिलिटी अगर ओवरटर्निंग इंश्योर करानी है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है एज पर IS 456/2000। ये कंडीशन मतलब कि FS1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग शुड बी ग्रेटर दैन 1.4। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन ओवरटर्निंग क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन ओवरटर्निंग होता है 0.9 ऑफ द रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट। यहाँ पे भी अगेन 0.9 क्यों किया? क्योंकि 0.1% का सेफ्टी ले लिया गया है, तो 0.9 ऑफ द रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.4। ये इंश्योर हमें ये चेक लगाना पड़ता है, ये तब हम कह पाते हैं कि हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो ओवरटर्निंग में सेफ है। दूसरा जो हमें चेक लगाना पड़ता है वो हमें लगाना पड़ता है स्लाइडिंग का। स्लाइडिंग मतलब ये जो रिटेनिंग वॉल है ये स्लाइड ना कर जाए। द लैटरल अर्थ प्रेशर ट्राइज टू स्लाइड द रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल and this is opposed by the frictional force between the soil and the base। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी को रिटेनिंग वॉल को स्लाइड कर सकता है। तो ये रेस कौन करता है? ये रेस करता है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सॉइल एंड द बेस स्लैब। बेस स्लैब के बीच का और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको रेजिस्ट करता है। द
ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इसके वेट पे डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय म्यू इनटू सिग्मा डब्ल्यू। ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और सिग्मा ओवरऑल वेट होता है जो कि लग रहा है इस पे ना। और लैटरल फोर्स जो स्लाइडिंग कराएगा एफ एस, वो कितना है, के इंटू गामा स्क्वायर बाय 2 जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, के इंटू गामा स्क्वायर 2। तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एफ एस टू क्या हो गया, एफ एस टू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेड अपॉन स्लाइडिंग फोर्स, ठीक है। तो म्यू गामा डब्ल्यू अपॉन पी एच, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि एज पर IS 456 अ मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.4 is to be ensured against sliding and only 0.9 times characteristic dead load is considered। तो यहाँ पे भी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है यानी 0.9 ऑफ FR अपॉन FS की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 1.4 से। तो ये भी हम सेटिस्फाई कराते हैं वाइल चेकिंग फॉर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फेलियर ऑफ अंडर सॉइल। ये हमारा थर्ड लास्ट स्टेप होता है कि फेलियर ऑफ अंडर सॉइल यानी बेस स्लैब के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है वो अपने कंप्रेशन फोर्सेस में फेल ना कर जाए, और या फिर तो उसमें कोई टेंशन फोर्सेस ना लगे। The base width of the retaining wall is designed in such a way that the maximum pressure on under soil caused due to load distribution must not exceed the safe bearing capacity of the soil, ठीक है। तो ये अगर रिटेनिंग वॉल की बेस स्लैब है तो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो नीचे का बेस सॉइल की लोड की वजह से जो नीचे का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से एक्ट करे। पहला तो जो पी मैक्स है, एक मैक्स वैल्यू होती है, एक मिन वैल्यू होती है। तो पी मैक्स है वो पी मैक्स कभी भी जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी ये कंडीशन है जो पी मिन है वो कभी ज़ीरो से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए टेंशन नेगेटिव में, क्योंकि अगर नेगेटिव में चल गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी और फिर ये क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये नो टेंशन कंडीशन में हमेशा नीचे का प्रेशर होना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं। तो नो प्रेशर कंडीशन में हमें बनाने के लिए कि इसमें पी मैक्स और पी मिन लगे या नो टेंशन कंडीशन है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, मिडिल थर्ड रूल होता है बेसिकली। ये होता है कि ये जो रिजल्टेंट होता है बिकॉज ऑफ लोड जो लग रहा होता है ना, तो सम ऑफ सिग्मा W2, ये रिजल्टेंट जो है ये मिडिल थर्ड में एक्ट करे, मतलब बी अगर है तो इसकी मिडिल थर्ड में इसेंट्रिसिटी इसकी हो, इससे ज़्यादा ना हो। फॉर इंश्योरिंग नो कंडीशन रिजल्टेंट लोड मस्ट फॉल इन द मिडिल थर्ड जोन, मतलब जो मिडिल B/2 है ना, तो मिडिल थर्ड जोन में लाई करना चाहिए इसेंट्रिसिटी इसकी, ठीक है। तो ये होता है पी मैक्स। और पी मिन कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला सिग्मा W अपॉन बी 1 + 6E/B। सिग्मा W टोटल वर्टिकल लोड, बी है बेस विड्थ, प्लस 1 + 6E/B। यहाँ पे E क्या है, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस रिजल्टेंट लोड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट लोड लगेगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको E बोलते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम B/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम देख लेंगे कंडीशन जो हम पढ़ेंगे। ये होता है, कैसे निकालते हैं, द E here E the eccentricity of the load that can be obtained as below। total moment at toe at an A is equal to resisting moment minus overturning moment। total vertical load W होता है, यहाँ से हम x बार निकालते हैं, x बार मतलब ये डिस्टेंस निकालते हैं कि x बार जो है ये रिजल्टेंट है, ये कितनी दूरी पे लग रहा है टो एंड से, ठीक है। सिंपल मोमेंट्स का ट्रांसफर करते हैं, x बार इंटू सिग्मा W, x बार इक्वल टू MR माइनस M0 अपॉन सिग्मा W होता है, और E इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं B/2 माइनस x बार। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। ये फॉर्मूला में याद कर लीजिए, बेटर है, ताकि इसमें से हम इधर से निकाल लेते हैं इसेंट्रिसिटी सिग्मा W/B प्लस 1 + 6E/T। इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि जो P मैक्स निकल के आ रहा है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं प्रपोर्शनिंग ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। यानी प्रपोर्शनिंग क्या करते हैं, हमें वो प्रपोर्शन होता है ना, प्रपोर्शन मतलब कि कितनी हाइट रखें, क्या विड्थ रखें, बेस विड्थ रखें, क्या डेप्थ रखें, क्या डायमेंशनिंग क्या करें रिटेनिंग वॉल की, उसको बोलते हैं प्रपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका ये होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मतलब कितनी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बेसिकली ये जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, जो
रिटेनिंग वॉल के नीचे की डेप्थ होती है ये कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा कि हमें इतनी हाइट तक अर्थ को रिटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल निकालनी होती है। तो डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल का एच मिन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई क्यू नॉट बाय सिग्मा, क्यू नॉट इज द सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अगेन सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेंगे। दूसरा होता है आपका हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल और हाइट ऑफ द रिटेन्ड अर्थ मटेरियल में डिफरेंस होता है। हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल टोटल हाइट होती है इंक्लूडिंग फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज एडेड टू द हाइट ऑफ द मटेरियल टू बी रिटेन टू गेट द टोटल हाइट। ठीक है, तो टोटल अर्थ ऑफ द रिटेनिंग वॉल तो हमको दिया ही होता है एच, इसमें हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल ऐड कर देते हैं एच मिनिमम, तो उससे हम टोटल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल निकाल लेते हैं। अब है आपका बेस विड्थ। बेस विड्थ क्या होता है? बेस विड्थ इज एज्यूम्ड, हम नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं बेस विड्थ कि हम कितनी बेस विड्थ प्रोवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू एज पर IS कोड या नॉर्मल हमसे सजेशन होता है कि 0.4 टू 0.6 एच होती है। ये होता है बेस विड्थ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, बेस विड्थ होती है। और इसका रेशियो क्या था, ये हर क्वेश्चन के लिए कॉमन है, जनरल है। कितना लेते हैं? 0.4 एच से 0.6 एच के बीच में, कुछ भी ले सकते हैं। 0.5 एच नॉर्मली ले लीजिए, बेहतर है। तो कोई भी नॉर्मल राउंडेड फिगर 0.4 एच से 0.6 एच दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है, इसमें भी एक चीज़ होती है टो प्रोजेक्शन और हील प्रोजेक्शन। टो प्रोजेक्शन मतलब जो इधर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टो प्रोजेक्शन, और जो हील किस तरफ वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हील प्रोजेक्शन। तो आपने बेस स्लैब तो डिसाइन कर दिया, ये पूरी बेस स्लैब इतनी इतनी दूरी है। इसमें इसमें टो स्लैब क्या होगा और हील स्लैब क्या होगा, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि टो प्रोजेक्शन कितना लेते हैं, 0.3b से 0.4b बेस विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम टो प्रोजेक्शन निकाल देंगे और फाइनली उसमें से बेस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप माइनस कर दीजिए तो आपका हील प्रोजेक्शन निकल आएगा। ठीक है, अब आपका फोर्थ स्टेप है कि थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ये जो बेस स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, यानी 300 mm से तो बेस स्लैब कम होनी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। बाकी जो इसकी एडिशनल थिकनेस कितनी होती है ये डिपेंड करता है इस पर लोड कितना लग रहा है और इस पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कितने डेवलप हो रहे हैं, या तो डेप्थ के फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग कि इस पर कितना डेप्थ होनी चाहिए। तो नॉमिनल एक थंब रूल से है कि मिनिमम 300 से तो कम नहीं होनी चाहिए, और बाकी बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से हम इसकी डेप्थ निकालते हैं। फाइनल है थिकनेस ऑफ स्टेम। The thickness of the stem is governed by the bending moment criteria. It's economical to have a trapezoidal section of the stem with minimum thickness of 150 mm at top, and the thickness of the base of the stem should not be less than 300 mm. इस स्टेम को डिज़ाइन करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो रिटेनिंग अर्थ मटेरियल होता है ना, वो जैसे जैसे हाइट जो होती है इसकी नीचे जाते हैं वहाँ पे वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ता जाता है। ऊपर क्या होता है, मूवमेंट कम होता है। ऊपर जाहिर सी बात है ऊपर का रिटेनिंग ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे ऊपर का रिटेनिंग वॉल अर्थ का प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। तो इकोनॉमी के लिए हम ऊपर डेप्थ कम कर देते हैं और नीचे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डेप्थ निकल के आती है वो हम नीचे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर के लिए मिनिमम क्या क्या लिमिट है, द इकोनॉमिकल कि हम ट्रैपेजॉइडल सेक्शन प्रोवाइड करें जिसमें कि जो सबसे कम मिनिमम थिकनेस है 150 mm रखें एट द टॉप और 300 रखें एट द बॉटम, मतलब 300 mm से। तो ये जो स्टेम की थिकनेस कहलाती है, ये स्टेम की थिकनेस है वो 300 mm से तो ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आपका थ्योरी। ठीक है, अभी अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा तो नहीं है, नॉर्मल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट में बताएंगे। पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी डायमेंशनिंग, मतलब आज के लेक्चर में हम खाली प्रिलिमिनरी डायमेंशन बताएंगे, इस डायमेंशनिंग कैसे करते हैं रिटेनिंग वॉल की। डायमेंशनिंग मतलब कितनी हाइट हो, स्टेम हो, टो हील हो, प्रोजेक्शन कितना हो, बेस स्लैब हो। ठीक है, बाकी हम इसकी डिज़ाइन करते हैं, दोनों ही आपको करना है अभी आज के लेक्चर में, क्योंकि लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा समझने में, तो हम पहले इसको कट शॉर्ट करते हैं, टो प्रोजेक्शन में बताते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन हॉरिजॉन्टल earthen embankment of 4 meter high above the ground level. The earthen backfill is having a density of 18 kilonewton per meter cube.
and the angle of internal friction as 30 degree. The safe bearing capacity of the soil is 180 kN per meter cube. The coefficient of friction between the soil and the concrete is assumed to be 0.45. Use M20 concrete and Fe415 steel. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हमें डिजाइन करनी है ना, जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर है above the ground level. The earthen backfill is having a density of जो हमें backfill है उसकी density जो है वो कितनी है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब and the angle of internal friction कितना है 30 डिग्री है. Safe bearing capacity of the soil कितनी है 180 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है. Coefficient of friction between the soil and concrete जो हमें निकालना होता है स्लाइडिंग के लिए वो कितना दिया हुआ है 0.45. M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है. सिंपल हमें 4 मीटर हाइट को अर्थ रिटेन करने के लिए, जिसकी अर्थ की डेंसिटी 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, उसके लिए हमें रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी है. ये सब डाटा दिया हुआ है. डाटा क्या दिया हुआ है, FCK दिया हुआ है 20, Fy 415, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल 30, म्यू 0.5, गामा डेंसिटी ऑफ द अर्थ मटेरियल 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सेफ बीइंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ earthen embankment 4 मीटर. सबसे पहला स्टेप है के कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल सकते हैं आप लोग. तो कितना होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव. फाइव आपका 30 डिग्री है तो के यहाँ पर कितना आ गया 1/3. अभी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं. पहली बात तो पहला से हम प्री डायमेंशन, ये स्टेप भी नहीं होता, पहला हम क्या मिनिमम हाइट ऑफ फाउंडेशन निकाल लेते हैं. मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एचमिन का आपने पढ़ा होगा. एचमिन का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर. तो इससे मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेंगे 180 अपॉन गामा 1/3 का होल स्क्वायर. यहाँ से एच मिन आ गया. एच मिन मिनिमम हाइट ऑफ फाउंडेशन कितनी आ गई 1.11 इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नॉर्मल फिगर में 1.2 मीटर. हम प्रोवाइड द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एज 1.2 मीटर. ठीक है. टोटल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल कितनी है, टोटल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल कितनी हो जाएगी, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी है 1.2 मीटर और हाइट ऑफ द इम्पैक्टमेंट कितनी है 4 मीटर. टोटल हाइट कितनी हो गई 5.2 मीटर. ठीक है. तो हम टोटल हाइट कितनी प्रोवाइड करते हैं 5.2 मीटर. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे स्क्वायर कर दिएगा. मैं देख रहा था कि 1 माइनस साइन फाइव और 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर क्यू नॉट इंटू गामा है. ठीक है. तो वहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा रिटेनिंग वॉल के लिए निकालने के लिए. ठीक है. मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ से हम लोग मिनिमम डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल निकाल लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिलिमिनरी डायमेंशंस ऑफ द रिटेनिंग वॉल. प्रिलिमिनरी डायमेंशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल क्या है, बेस विड्थ. सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है बेस विड्थ. बेस विड्थ हमने आपको बताया था वहाँ पे कितनी होनी चाहिए. हमने हाइट तो निकाल ली, हाइट कितनी है 5.2. ठीक है. तो बेस विड्थ कैसे निकालेंगे, सिंपल 0.4h से 0.6h के बीच में कुछ भी ले लीजिए. तो 0.4h से 0.6h के बीच में उन्होंने कितना ले लिया, एज्यूम कर लिया 2.8 मीटर. बहुत सी रेंज आती है, एक रेंज आ जाएगी उसमें कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है. अगेन अज्यूमिंग लेंथ ऑफ टो स्लैब भी आप अज्यूम कर सकते हो. कितना अज्यूम करना है 0.3 से 0.4 भी. तो पॉइंट हमने 2.8 का 0.3 से 0.4 भी में कुछ भी एज्यूम कर लीजिए और उसके अप्रॉक्स वैल्यू रफ वैल्यू ले लीजिए. यहाँ पे कितना लिया है 850 mm. ठीक है. तो बेस पे आपने निकाल ली 2.8 mm. लेंथ ऑफ टो निकाल लिया, लेंथ ऑफ हील इसी तरह निकाल लेंगे. अब क्या है थिकनेस ऑफ बेस स्लैब. थिकनेस ऑफ बेस स्लैब बेसिकली तो हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन एजम्पशन पार्ट के लिए खाली अभी एज्यूम करने के लिए, डायमेंशनिंग करने के लिए हम h/10 को एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसको हम डिज़ाइन भी करेंगे कि थिकनेस ऑफ बेस स्लैब कितनी हो. तो h/10 कितना है, टोटल हाइट h है 5.2 मीटर अपॉन 10, अप्रॉक्स 500 mm है. तो अप्रॉक्स हमने 500 mm को डिज़ाइन कर लिया. ज़्यादा मोटी नहीं होती थिकनेस, मिनिमम 300 हमने लिखाया था, इतनी होती है तो 500 काम बन जाएगा. दूसरा क्या है थिकनेस ऑफ वर्टिकल स्टेम. थिकनेस, ये जो वर्टिकल स्टेम है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए. तो थिकनेस ऑफ वर्टिकल स्टेम मे बी एज्यूम h/12 एट बेस, बट हियर इतना इसको एज्यूम नहीं करते. जैसे यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया, इसको एज्यूम नहीं करते हैं. इसको एज्यूम नहीं करना है h/12. नॉर्मल एज्यूम कर भी सकते हैं रफ के लिए, लेकिन इसको आपको नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से हमें डेप्थ निकालनी है. ठीक है. तो बेंडिंग मोमेंट कैसे क्राइटेरिया कैसे है, उसका फोर्स निकालेंगे. टोटल फोर्स कितना होता है के ए गामा एच है ना, के ए गामा एच से इंटू एच. इधर मोमेंट निकालेंगे. टोटल फोर्स कितना हो जाएगा हाफ के नीचे का पोर्शन होता है के ए गामा एच. तो टोटल कितना हो जाएगा के ए गामा एच क्यूब बाई 3 बाई 6 बेसिकली होता है कि 1/2 के गामा एच इंटू एच/3. इसके लिए मोमेंट निकाला है. टोटल मोमेंट कितना होगा
तो हमारा टोटल मोमेंट कितना आ गया 103.83 किलोन्यूटन मीटर। अगेन इसको किस में कन्वर्ट करना है, एलएसएम में क्वेश्चन है, इसको फैक्टर्ड मोमेंट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम जब निकालेंगे तो हमने फैक्टर मोमेंट कन्वर्ट करने के लिए कितना आ गया 155.74 किलोन्यूटन मीटर। अब नॉर्मल सा एलएसएम का क्वेश्चन है, इसमें हमें डेप्थ निकालनी है, अल्टीमेट मोमेंट दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला था, एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एमयू लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला था, जैसे यहाँ पे एक आपने मिनिमम डेप्थ का डेप्थ इज इक्वल टू एमयू अपॉन आर यू बी, ये आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपने कहा ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने डेप्थ निकालने के लिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपने अगर आपको याद हो हमने डब्ल्यू एस में पढ़ा था कि डी इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी, वहाँ क्यू कोफिशिएंट होता था, बी विथ होता बी होती, उसी तरह का है, लेकिन ये एलएसएम में होता है। एलएसएम में बेसिकली जो होता है ना 0.36 अब सी के बी इंटू एक्स लिमिट डी माइनस 0.42 एक्स लिमिट, आप सेम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसी से ये आंसर आएगा। ये 2.76 वैल्यू है, अगेन वो सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आती है। तो सिंपल है, डेप्थ निकालना है, आप निकालिए 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स लिमिट डी माइनस 0.42 एक्स लिमिट इज इक्वल टू एम यू, इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए, एक्स यू लिमिट का रख दीजिए 0.48 डी, उसके हिसाब से आपको डेप्थ निकल आएगी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल वही वाला 0.36 एफ सी जो आपने फर्स्ट ईयर्स में वो उसमें पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, वो फॉर्मूला रखिए और यहाँ से डेप्थ निकाल लीजिए। डेप्थ यहाँ पे कितनी आ रही है 238 mm, ठीक है। अगेन फाउंडेशन में भी हम ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वॉल में जहाँ भी अर्थ से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे भी हम ज़्यादा कवर प्रोवाइड करते हैं, तो अज्यूमिंग 60 mm कवर, टोटल डेप्थ कितनी होगी 298 mm, hence taking 350 mm at the base and reducing it to 150 mm at top। मतलब 298 mm तो है लेकिन स्टेम पे ज़्यादा होता है, तो हमने फाइनली लिया कितना इसको 350 mm एट द बेस ले लिया और टॉप पे 150 mm, क्योंकि टॉप पे इतनी रिटेनिंग वॉल की में ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने ले लिया 350 और टॉप पे हमने कितना ले लिया 150 mm, ठीक है। हाइट तो पता ही हमको कितनी है 4 मीटर है, सॉरी 5.2, 4 मीटर तो टोटल हाइट है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसके बाद हम क्या करें, इसका हमने डायमेंशनिंग कर दी कि 0.15 मीटर हाइट है और 2.8 मीटर बेस विड्थ है, 0.5 मीटर थिकनेस ऑफ बेस स्लैब है, प्रोजेक्शन निकाल लिया 0.85 मीटर, तो इससे ये हील प्रोजेक्शन आ जाएगा। हील प्रोजेक्शन कितना है, टो प्रोजेक्शन कितना है, और टोटल अर्थ एम्बैकमेंट जो है वो कितना है, जिसमें हाइट डेप्थ ऑफ रिटेन लेवल माइनस कर दीजिए, ये हाइट ऑफ द अर्थ कितना हमें रिटेन करना था अबव द ग्राउंड मीटर कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो टोटल हाइट 5.2 मीटर है। तो ये एक बेसिकली क्वेश्चन किसका है कि हम प्री डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग। अभी अभी हम कंफ्यूज नहीं करें, थोड़ा लंबा लेक्चर नहीं करें, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम इसी को लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और हम बताएंगे कि इसकी डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, मतलब इसमें लोड कैसे निकालते हैं, फोर्सेस कैसे करते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।